न्याय टीवी में आपका स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में एक और एफआईआर दर्ज हुआ है। अब उन पर न्यायपालिका के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप लगा है। मुंबई बेस्ट वकील अली काशिफ खान देशमुख ने अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी शिकायत में एक्ट्रेस पर दो धार्मिक समुदायों के बीच विद्रोह और मनमुटाव पैदा करने का आरोप भी लगाया है। देशमुख ने अपनी शिकायत में लिखा है कि एक्ट्रेस के अंदर देश की विविधता और कानून का सम्मान नहीं है, यहाँ तक कि वे न्यायपालिका का भी मजाक उड़ाती हैं। बांद्रा कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए तो कंगना रनौत ने पप्पू सेना टर्म का इस्तेमाल करते हुए न्यायपालिका के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक ट्वीट किया। इस मामले में 10 नवंबर को अंधेरी कोर्ट में सुनवाई होगी। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के केस में एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। इसे लेकर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में लिखा है कि जुनूनी पेंगुइन सेना महाराष्ट्र के पप्पू प्रो बहुत याद आ रही है कंगना, कोई बात नहीं, जल्दी आऊंगी। 26-27 को होगी दोनों बहनों की पेशी। कंगना और रंगोली के खिलाफ अदालत के आदेश पर 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए कंगना को 26 अक्टूबर और रंगोली को 27 अक्टूबर को बुलाया है। फिलहाल दोनों बहनें छोटे भाई अक्षत और कजन करण की शादी में शामिल होने के लिए हिमाचल के भंबाला में हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला के ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि आजकल के पति के परिवार प्रत्येक सदस्य के खिलाफ स्पष्ट और सर्वव्यापी आरोप लगाने की प्रवृत्ति बन गई है, ताकि हर किसी को भारतीय दंड संहिता के धारा 498A के तहत आरोपी बनाया जा सके। महिला ने इस मामले में ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का और आरोप लगाया था। नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति ZA हक और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायालयों के लिए ये आवश्यक हो गया है कि आरोपों की सावधानी पूर्वक जांच करें और ये पता लगाएं कि क्या आरोपों के तहत वास्तव में अपराध बनता है और कानून की आवश्यकताओं को कम से कम प्रथम दृष्टया पूरी की तरह से किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के आरोप में आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कड़कड़डुमा कोर्ट ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगों में 50 से अधिक निर्दोष लोग दंगाइयों से मारे गए थे और इस मामले में दंगाइयों का घृणित कार्य देश की धर्मनिरपेक्षता संरचना के खिलाफ एक कार्य है। याचिकाकर्ता का मामला ये था कि विचाराधीन मस्जिद 130 साल से अधिक पुरानी है और गांव बसंत नगर की सीमा में स्थित है। उनकी शिकायत यह थी कि नवंबर 2019 में मस्जिद के प्रवेश द्वार के सामने बैरिकेड्स लगाए गए थे और 3 कांस्टेबलों को पिकेटिंग ड्यूटी करने के लिए तैनात किया गया था, जिससे मस्जिद में आने वाले श्रद्धालुओं को मस्जिद के गेट का उपयोग करने में परेशानी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक प्रस्तावक जीवन बीमा की पॉलिसी लेने से पहले अपनी मौजूदा बीमारियों की जानकारी बीमाकर्ता को देने के लिए कर्तव्यबद्ध है। मौजूदा मामले में बीमा प्रस्ताव फॉर्म में प्रस्तावक के स्वास्थ्य और चिकित्सा इतिहास से संबंधित प्रश्न थे और इस बात का विशेष रूप से खुलासा करना था कि क्या प्रस्तावक को किसी भी प्रकार की बीमारी है या अस्पताल में भर्ती किया गया या उपचार किया गया और उसे अपने अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करनी थी। प्रस्तावक ने प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक दिया, जिसका अर्थ था कि उसने किसी भी प्रकार की चिकित्सा उपचार नहीं ली थी, अस्पताल में भर्ती भी नहीं हुआ था और किसी भी रोग या बीमारी से पीड़ित भी नहीं था। प्रस्तावक की ओर से दिए गए प्रस्ताव के आधार पर कार्य करते हुए उसे बीमा पॉलिसी जारी की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार 20 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि 130 साल पुरानी मस्जिद के प्रवेश द्वार से कम 10 मीटर पहले सड़क पर बैरिकेड्स लगाए जाएं, ताकि मस्जिद के द्वार से प्रवेश करते समय मस्जिद के सामने उपासकों को कोई परेशानी न हो।
न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की खंडपीठ ने ये निर्देश नई दिल्ली के दिल्ली कंटेनमेंट इलाके में स्थित राव तुला राम मार्ग पर बनी बसंत नगर मस्जिद के सचिव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उन याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की गई है जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की समान उम्र की मांग की गई है। अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिका अनुच्छेद 14, 15 और 21 की व्याख्या पर मुकदमों की बहुलता और परस्पर विरोधी विचारों से बचने के लिए दायर की गई है और इसमें लैंगिक न्याय और समानता से संबंधित निर्णय शामिल हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा, याचिकाकर्ता का प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार उसके वकील की अनुपस्थिति के कारण विधिवत न्यायालय द्वारा बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसी स्थिति में अदालत को अभियुक्त को कानूनी सहायता वकील उपलब्ध कराने चाहिए थे। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश न्याय के हित में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने का जीता जागता उदाहरण है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार 20 अक्टूबर को दिए गए एक आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि कैदी जेल में फोन की सुविधा का हकदार नहीं है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ पर एक याचिका सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता मोहन सिंह ने अदालत में उसे जेल में फोन रखने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया था। अब कोविड-19 महामारी के कारण कोई लॉकडाउन नहीं है और याचिकाकर्ता जेल में किसी भी फोन की सुविधा पाने का हकदार भी नहीं है, क्योंकि इस संबंध में मांगी गई राहत कानून की नजर में उचित नहीं है। इसे अस्वीकार कर दिया गया। प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रार्थना के जवाब में याचिकाकर्ता को 3 महीने के लिए पैरोल पर रिहा करने की मांग पर कोर्ट ने माना कि रिट क्षेत्राधिकार में इस तरह की राहत प्रदान नहीं की जा सकती, खास करके तब जब याचिकाकर्ता ने उचित मंच पर पहले पैरोल के लिए आवेदन नहीं किया हो। आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना परवीन को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।